ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। अभी तक लास्ट क्लास अगर नहीं लिया आपने तो वो क्लास ले लिएगा। अच्छा भैया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, स्किप करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम क्या है आपके पास, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारा क्या है, पहला हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी जो है टैक्सेबल कौन, मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले हम लोग। सैलरी, सैलरी का सेक्शन कौन सा है, सैलरी का सेक्शन आपके पास, सैलरी का सेक्शन है सेक्शन 12 में। हम लोग सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, सैलरी होती क्या है। अब तो अगर लेट से मैं स्नैप ही ले लूँ यहाँ पे। अब सैलरी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 12 में पढ़ेंगे। अब सैलरी होती क्या है, अब स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलरी के बारे में। कि सैलरी जो है, सैलरी को हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 के अंदर। ये हमारा सेक्शन 12 आ रहा है। ओके, सेक्शन 12 में हम क्या करेंगे, सैलरी को डिस्कस करेंगे। अब सैलरी क्या होती है, सैलरी टैक्सेबल होती है। सैलरी टैक्सेबल होगी किस पे, रिसिट बेसिस पे। सैलरी किस पे टैक्सेबल होगी, सैलरी टैक्सेबल होगी रिसिट बेसिस पे, रिसिट बेसिस पे। अब ये बात हमें किसने बताई, ये बात हमें बताई कि एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर अदर देन द सैलरी दैट इज exempt from the tax under this ordinance shall be chargeable to tax in a tax year in that year under the head salary। मीन्स ऐसी इनकम जिस साल में कमाई जाए उसी साल में क्या दिया जाए, उस पर टैक्स दिया जाए। मीन्स सैलरी को टैक्सेबल करने का क्या तरीका है, सैलरी टैक्सेबल होगी रिसिट बेसिस पे। सैलरी टैक्सेबल होगी किस पे, रिसिट बेसिस पे। जिस साल की इनकम है उस साल पे क्या दिया जाए, उस पर टैक्स दिया जाए, रिसिट बेसिस पे। ये किसने बताया मुझे, सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 ने बताया मुझे। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 ने बताया कि सैलरी किस पे टैक्सेबल होगी, रिसिट बेसिस पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर तो वहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं अगर बता दूं, अलग सेक्शन में आ रहा है लेकिन वो रेलिवेंट है, तो कहीं बाद में पूछा जा सकता है कभी के लिंकेज में आ गया तो, कि वो सैलरी होगी टैक्सेबल रिसिट बेसिस पे। लेकिन आपके पास क्या है, आपको दो एक्सेप्शन दी जा रही है। आपको क्या दिया जा रही है, आपको दो एक्सेप्शन दी जा रही है। दो एक्सेप्शन क्या दी जा रही है, कि लेट से फॉर एग्जाम्पल, कि अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा जो है एम्प्लॉय है किसका, एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर लेट से प्राइवेट कंपनी का अगर एम्प्लॉय है हमारे पास, तो कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है कि उसकी सैलरी किस पे टैक्स की कर दी जाए, अक्रूवल बेस पे। कमिश्नर के पास पावर है कि उसकी टैक्स, उसकी जो सैलरी है किस पे टैक्स किया जाए, अक्रूवल बेस पे सैलरी टैक्स कर दी जाए। ये हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है हमें, ये सेक्शन बता रहा है हमें सेक्शन 110। मीन सेक्शन 12 का सब सेक्शन कौन सा बता रहा है मुझे, 110 बता रहा है कि यार, सॉरी सेक्शन 12 बोल रहा हूँ। ये हमें सब सेक्शन बता रहा है मुझे कौन सा, 110 के। यार आप जो सैलरी जो है अगर लेट से प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है तो किस पे टैक्स हो सकती है, उस पर अप्रूवल बेस पे भी टैक्स कर सकता है, उसके पास पावर है कि सैलरी किस पे लिया है, वो अप्रूवल बेस पे लिया है। लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन तो ये है कि सैलरी किस पे होगी टैक्सेबल, अक्रूवल बेसिस पे। और अगर लेट से एक एक्सेप्शन ये है कि सैलरी अगर टैक्स हो रही हो किस पे, एरियर्स के अंदर। और अगर एम्प्लॉय जो है वो हायर रेट बियर कर रहा है, हायर रेट बियर कर रहा है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करे, सैलरी को टैक्स कर ले किस पे, अप्रूवल बेसिस पे। इसमें हम लिखते हैं इफ सैलरी रिसीव्ड इन एरियर एंड एम्प्लॉय इज सब्जेक्ट टू बेयर हायर टैक्स देन may ask to the FBR for approval basis। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी अजीब बात लग रही है, हमें समझ में भी नहीं आ रही कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। भाई देखो, फॉर एग्जांपल लेट से आप एम्प्लॉयर जो है आपको वो सैलरी रिसीव कर रहा है।
अब सैलरी रिसीव करा, लेट से उसको मिल रही है एरियर्स के अंदर, मींस आपको 2 साल की इनकम, 4 साल की इनकम क्या करिए एक साथ, क्या कुछ अमाउंट, लेट से ऐसा कोई अमाउंट है जो 4 साल से ड्यू था, वो मिल नहीं रहा था मुझे, हर साल मेरी सैलरी में से कट रहा था 5-5 हज़ार रुपये करते करते, वो 4 साल का अमाउंट मुझे एक साथ मिल गया है। और लेट से लास्ट ईयर के जो लास्ट टैक्स ईयर्स हमारे गुजरे हैं उसमें क्या हो सकता है, उसका अमाउंट क्या है, कम है टैक्स का, लेकिन इस साल अगर हम देख रहे हैं तो उसका अमाउंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आप ही समझते हो शायद ही इस पे क्या हो, ज्यादा टैक्स लग रहा हो, तो आपका जो एम्प्लॉई वो ज्यादा टैक्स बेयर कर रहा है। अगर उसको एरियर्स में पैसे मिल रहे हैं तो इसमें एक केस आता है कि अगर 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 एरियर्स में पैसे मिल रहे हैं, अगर एरियर्स में पैसे मिल रहे हैं और एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, हायर टैक्स बेयर कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एफबीआर को बोल सकता है कि भाई मेरा रेट कम करने के लिए मुझे क्या कर दो, अक्रूवल बेस पे अलाउ कर दो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कि लेट्स से मेरा जो रेट है, मेरा रेट 2 लाख तक के रुपीज 2 लाख से क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एग्जाम कर रहा हूँ कि लेट्स से मेरा कोई भी टैक्स लग नहीं रहा है, तो ये क्या एग्जाम है। 2 लाख की इनकम अगर आपके पास होगी, सैलरी होगी, तो क्या आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, आपको क्या एग्जाम हो गए हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप 2 लाख से बढ़ते, 2 लाख से लेके 2 लाख 1 रुपए से लेके 3 लाख तक पे अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो आप पे टैक्स लग रहा है लेट से कोई 10% का। और अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल ये इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 2.5 लाख। अगर आप 2.5 लाख तक, अगर आप 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो आप कितना टैक्स दोगे, उस पर 10% दोगे। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक की इनकम जनरेट कर रहे हो, तो आप पे कितना टैक्स दोगे, आप दोगे लेट से फॉर एग्जाम्पल 20%। इनकम बढ़ी, रेट बढ़ गया हमारा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है प्राइवेट, मतलब एम्प्लॉई कोई हमारा, वो प्रीवियस टैक्स ईयर में जो है, प्रीवियस टैक्स ईयर में क्या कर रहा है, 2020 की लेट से उसकी इनकम बन रही है, 5 हज़ार रुपये नहीं मिल पा रहे थे उसको लास्ट ईयर, उसने किया 12 से मल्टीप्लाई, उसको कितने मिले, 60 हज़ार रुपये मिले। इसके अलावा इस टैक्स ईयर में उसकी सैलरी थी लेट से कोई 20 हज़ार रुपये, उसने 12 महीने से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया लेट से 2,40,000। टोटल में देखूँ तो इनकम कितनी बन गई मेरे लिए, 3 लाख रुपये बन गई। अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टैक्स करने लगूँ, तो मैं टैक्स कैसे करूंगा, मैं इसको टैक्स करने लगा तो मैंने बोला कि यार अगर नॉर्मल रेट अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि 3 लाख में से 2 लाख तक का तो एग्जाम है, 2 लाख लिखा मैंने, 2 लाख का करते सो क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। फिर 2.5 लाख में से 2 लाख पे कितना टैक्स लग रहा है, 50 हज़ार रुपये, तो 50 हज़ार पे टैक्स लग रहा है लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई 10% का, तो ये आया लेट से कोई 5 हज़ार रुपये। उसके बाद मेरी इनकम बची कितनी, 3 में से 2 टैक्सेबल नहीं थे, 2 टैक्सेबल नहीं थे, 0.5 और 0.5 के टैक्सेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे रेट लग रहा है लेट से कितना, 10% का, इस पे लग रहा है कोई 20% का, तो मीन्स रिमेनिंग 50 हज़ार में कितना टैक्स दे रहा हूँ मैं, 20% का टैक्स दे रहा हूँ, तो कितना हो गया 20%, 10 हज़ार रुपये। तो कितना अमाउंट आ गया लेट से, 15 हज़ार रुपये। अगर आप देखो कि यार ये कितना, मतलब आप कितना टैक्स भर रहे हो, अभी 15 हज़ार रुपये टैक्स भर रहे हो। अगर लेट से सिर्फ और सिर्फ यही इनकम होती तो आप क्या करते, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तो क्या होता है, एग्जाम हो जाता, तो ये तो एग्जाम पे जाता है, इसमें कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। बाकी के 40 बचे रहे होते, 40 पे आप लगाते कितना परसेंट, 5% टैक्स लगाते, तो 40 का 5 कितना हो जाता है हमारे पास, कोई 2,000 रुपये। नहीं 2,000 नहीं होता, ये हमारे पास 4 हज़ार, सॉरी 10% लिमिट है ना, 10% का रेट है, तो 10% से कितना हो जाता है, 4,000 रेट हो जाता है, तो मीन 4,000 टैक्स भरना पड़ता है। अभी हम कितने भर रहे हैं, 15,000 रेट भर रहे हैं, मतलब टैक्स बेयर कर रहे हैं। तो लेट से हमने क्या करा, हायर रेट बेयर किया। अगर लेट से मैं इससे एफबीआर को बोलूँ कि भाई मुझे अप्रूवल बेस पे रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाए, तो ये 2 लाख वाली एग्जामेशन तो चल रही है, कंटिन्यू है ये। तो मैं बोलता कि यार अगर जिस साल का टैक्स है, तो मैं किस में लेके आता, मैं 2020 लिखता। 2,20,000 में कितना, 2,20,000 में कितना इनकम जनरेट की, 60 हज़ार रुपये। 2,21 में मैं आता, 2,21 में मैंने देखा कि मेरे पास इनकम कितनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 2,40 आ रही है। अब अगर मैं टैक्स करने लगूं, तो मैं देख रहा हूँ क्या, ये तो इनकम लिमिट एग्जिट ही नहीं हो रही, मतलब एक्सेस आ ही नहीं रही है इनकम मेरे पास, तो इस पे तो मैं कोई टैक्स दे नहीं रहा। लेकिन बाकी के जो 40 हज़ार बच, यहाँ भी इसमें से भी 2 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं बन रहा, सिर्फ 40 हज़ार पे क्या दूंगा मैं, टैक्स दूंगा कितने परसेंट से,
10% से ये आ गया मेरे पास कुछ 4,000 रुपये। मीन्स अगर लेट से आपने अक्रूवल बेस पे सिस्टम फॉलो किया, आपने परमिशन ली एफबीआर से, वरना आपको टैक्स कितना भरना पड़ता है, आपको 15,000 टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन आपने जैसे अक्रूवल बेस सिस्टम फॉलो किया, एफबीआर से परमिशन लेके एफबीआर ने आपको अलाउ किया, तो आपने 60,000 को टैक्स किया कहाँ पे, उसी के टैक्स ईयर में। बाकी के जो 2,40,000 थे आपने टैक्स किया कहाँ पे, अपने टैक्स ईयर में। अब अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर की इनकम भी जो थी, अब अगर लास्ट ईयर वाली इनकम की बात करूंगा, तो लास्ट ईयर इनकम चल रही है फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम भी मेरी 20,000 थी, लेकिन 20,000 15 मिले थे, 15 नहीं मिले थे। तो मैं अगर देखूँ तो मेरी 2020 की इनकम कितनी बन रही होगी, मेरी 2020 की इनकम भी, पहले तो आपके पास कितने आ रहे होंगे, 1.5 लाख आ रहे होंगे, वो सॉरी 60 निकाल दूं तो 1,90,000, कितने बने, 15,000 को इंटू करो, 15,000 इंटू 12 महीने, ये आ गया कोई 1,80,000 रुपये। और 60,000 रुपये आपको ये नए वाले मिल गए जो पहले मिले नहीं थे। और यहाँ भी कितने थे आपके पास, टोटल के टोटल करो तो 2,40,000 मिल रहे हैं। तो अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल अगर अक्रूवल बेस पे हो रहा है, तो मीन इस पे कितना टैक्स लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये टैक्स लग रहा होगा, जिससे हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है कि 2 लाख पे कोई टैक्स लग नहीं रहा, क्योंकि लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये जो पे कितना लगा रहा हूँ, 10% टैक्स लगा रहा हूँ, कितना बन रहा है, 4,000 रुपये। और इस पे भी कितना टैक्स बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये। अगर ये एरियर्स में ना होता, अगर इसको मैं लेट से एरियर्स में इसको टैक्स पे कर रहे हो, तो हम कितना पे करते हैं इस साल में, हम इस साल पे कर रहे होते कोई 1.5 लाख से। और लास्ट ईयर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, मीन लास्ट ईयर हमने कुछ अप्लाई, कुछ टैक्स पे नहीं किया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर कितना लग रहा होगा, सिर्फ 1,80,000। 1,80,000 2 लाख से कम है, तो क्या होगा, एक्सटेम्प्ट हो गया होगा। लेकिन जैसे मैंने 60,000 इनकम की ऐड करे मैंने, तो 40,000 रुपये क्या आ गया इसमें, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। और 4,000 रुपये क्या करना है, फिर 4,000, वो 40,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा हमें 4,000 के हिसाब से। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी। अच्छा, ये एरियर्स वाली बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। लिखा हुआ है एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉय इज चार्जेबल एट द हायर रेट ऑफ टैक्स देन would have been applicable if the amount had been paid to the employee in a tax year which in which the service was rendered। ये उस साल में आगे एक अलग टैक्स कर सकता है अपने आप को। तो फिर से बोला, द एम्प्लॉय में बाय नोटिस इन द रिटन to the writing to the commissioner elect for the amount to be taxed at the rate of the at the rates of tax that would be have been applicable if the salary have been paid to the employee in a tax year in which it was the service was rendered। जिस साल में अगर लेट्स से हायर रेट बियर कर रहा है वो, तो जिस साल में हमने सर्विस की है उस साल में जाके क्या कर दो, टैक्स कर दो, जैसे हम लोगों ने यहाँ टैक्स किया है। जिस साल में सर्विस की थी हमने उसी साल में जाके क्या कर दिया, इसको टैक्स कर दिया। तो ये बात कौन सेक्शन में लिखी हुई है, लिखी हुई है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। ये लिखी हुई है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। वो प्राइवेट कंपनी ये का जो सब सेक्शन है या नहीं है, सेक्शन सेक्शन है, ये सेक्शन 7 है। और इधर वाला 110 ये भी सेक्शन है। ये भी सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, चलें ये भी सेक्शन है। ठीक है, ठीक है। ये सेक्शन 7 में बात लिखी है एरियर्स वाली, और सेक्शन नंबर 110 पे लिखी हुई है एम्प्लॉय का, प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है तो अगर वो अपना अक्रूवल बेस पे सैलरी दे रहा है, अगर प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है और वो अक्रूवल बेस पे सैलरी दे रहा है, टैक्स करवा रहा है अपने आपको, तो उसके तो कमिश्नर के पास राइट है क्या करे, उसको नॉर्मल बेसिस पे क्या करें, मतलब अक्रूवल बेस पे टैक्स कर दो। मतलब हमने सैलरी पड़ी है किस पे, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स होती है। अब एक बंदा जो है सैलरी रिसीव ही नहीं कर रहा, एक बंदा जाके सैलरी रिसीव ही नहीं कर रहा, तो मैं बोल रहा है कि बाद में सैलरी दे दूंगा मैं। तो आज सैलरी उसकी लेट से जब वो सैलरी उठाएगा, अगर लेट से उसको लगता है कि टैक्स रेट वगैरह कम हो जाएंगे या कुछ ऐसा सीन होता है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से वो सैलरी उठा ही नहीं रहा, तो सैलरी टैक्स भी नहीं हो रही, क्योंकि रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स होगी। तो एक प्राइवेट कंपनी के का जो एम्प्लॉई वो अगर ये सीन कर रहा है, तो कमिश्नर के पास ये राइट है कि कमिश्नर क्या कर दे, उसको अक्रूवल बेस पे भी क्या कर दे, टैक्स करवा दे, ना कि रिसिप्ट बेसिस पे। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन वगैरह आता है, हमारे पास सेक्शन सेक्शन सेक्शन, उसको हम कहते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 जो मुझे बताता है, वो बताता है रिसिप्ट के बारे में कि रिसिप्ट होती क्या है। रिसिप्ट मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट में लेट्स से रिसीव कर रहा हूँ, तो अब रिसिप्ट को डिफाइन करने के लिए उसने बताया मुझे सेक्शन 69 में। 69 बोलता है कि लेट्स से एक्चुअली रिसीव बाय द पर्सन, एक सेकंड में लिख लेता हूँ यहाँ पे। सेक्शन 69, सेक्शन 69 के क्या बता रहा है मुझे, रिसिप्ट के बारे में बता रहा है कि रिसिप्ट होती क्या है। रिसिप्ट बता रहा है कौन, 69 बता रहा है क्या, लेट्स से इसके 3 पॉइंट्स हमारे पास, एक्चुअली,
actually received by the employee, actually received by the person, actually received by the person. अगर सैलरी की बात करें समझो उसमें आप एम्प्लॉय को या वो पर्सन की जगह एम्प्लॉय डाल दो. उसके बाद अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, पर्सन. नंबर थर्ड पे मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉय या पर्सन, मेड अवेलेबल टू द पर्सन. अब रिसिप्ट की डेफिनेशन किसने बताई है? सेक्शन 69 ने बताई है. तो क्या बता रहा है वो, लिखा हुआ है कि एक्चुअली रिसीव बाय द पर्सन. ऐसा अमाउंट जो पर्सन क्या करे, रिसीव करे, वो क्या है उसके लिए रिसिप्ट है. वो क्या है उसके लिए रिसिप्ट है. अगर एम्प्लॉय की बात करूं लाइट से, तो एक्चुअली जो रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय, वो क्या है उसके लिए सैलरी है. फिर लिखा है अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन. ऐसा अमाउंट जो उसने अपने बिहाफ पे क्या किया, पर्सन ने रिसीव करा. फॉर एग्जाम्पल लेट से एक प्रोविडेंट फंड है, मैंने अपने उसको बोला कि भाई जो भी मेरी सैलरी बनती है उसमें से 20% क्या करना, मेरे प्रोविडेंट फंड में डाल देना. जो भी अमाउंट बन रहा हो मेरे कहाँ डाल देना, प्रोविडेंट फंड में डाल देना. तो किसके बिहाफ पे जा रही है सैलरी, वो किसी और बंदे को, मेरे बिहाफ पे जा रही है. तो मीन्स मुझे तो सैलरी कितनी मिल रही है, 20,000 मिल रही है. 20 में से मतलब लेट से मैंने बोला कि 15,000 रुपये जो है वो मुझे दे दो, बाकी 5,000 रुपये जो है वो कहाँ डाल दो, प्रोविडेंट फंड में डाल दो. अब आप बोलो कि मेरी सैलरी टैक्स इस पे होनी चाहिए 15,000 रुपये, मुझे मिल तो 15,000 रुपये है ना जेब में मेरी, और 5,000 तो प्रोविडेंट फंड में जमा करवा रहा हूँ. तो उसने टैक्स वाले ने बोला कि भाई आपके लिए रिसिप्ट क्या होगी, आपके लिए रिसिप्ट पूरी 20,000 रुपये होगी, क्योंकि आपके बिहाफ पे क्या मिल रही है, किसी और को हम दे रहे हैं. तो प्रोविडेंट फंड की एग्जाम्पल इसके अंदर. फिर लिखा आखिरी में मेड अवेलेबल टू द पर्सन. मेड अवेलेबल टू द पर्सन मतलब कि आपने लेट से कोई बेनिफिट वगैरह ले लिया. अब आपने फॉर एग्जांपल इन कैश नहीं लिया था, आपने इन काइंड ले लिया, तो वो भी क्या बनेगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा, वो रिसिप्ट का पार्ट बन जाएगा. इसको हम आगे डिफाइन करेंगे ताकि हम जब आगे कर रहे होंगे काम वगैरह फर्दर सैलरी के बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगी बात. तो अभी सैलरी की डेफिनेशन रिसिप्ट खाली पढ़ो कि रिसिप्ट किसने डिफाइन किया, सेक्शन 69 ने डिफाइन करी है रिसिप्ट को. एक्चुअली रिसीव बाय द पर्सन, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, और मेड अवेलेबल टू द पर्सन. ठीक है. अच्छा भाई, उसके बाद सेक्शन अपना 12th का सैलरी का पढ़ा हम लोगों ने कि रिसीव बाय द. सेकंड पॉइंट में बोला है कि सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर. सैलरी का मतलब क्या, सैलरी मतलब रिसीव हो रही हो एम्प्लॉय को किसी भी एम्प्लॉयमेंट के जरिए, वेदर ये रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, वो क्या कहलाएगी, आपके पास सैलरी कहलाएगी. पहला पॉइंट क्या बोला इसने, पहला पॉइंट इसने बोला कि एनी पे, वेजेस, other remuneration provided to the employee including leave pay, leave encashment, profit leave, overtime payment, bonus, commission, fee, gratuity or other working condition supplements such as for the unpleasant or dangerous working condition. Let's say for example कोई भी पे आपको मिल रही है, सैलरी है. कोई वेजेस मिल रही है, सैलरी है. कोई रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रही है, सैलरी है. कोई लीव पे मिल रही है आपको, सैलरी है. लेट्स आपने कोई लीव छुट्टियां नहीं करी, उसके बदले आपको पैसे मिल गए, सैलरी है. ओवर टाइम आपको मिल रहा है तो सैलरी की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है. बोनस है तो सैलरी की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है. कमीशन मिल रहा है, सैलरी. फी मिल रही है, सैलरी. ग्रेजुएटी मिल रही है, सैलरी. वर्क कंडीशन सप्लीमेंट मिल रहा है. मीन लेट से अगर आपने कहीं ऐसी जगह जॉब करो जहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह खराब है, तो वहाँ पे आपको बोनस पॉइंट मिल रहा है. लेट से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास सीरिया में काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पे एम्बेसी वगैरह में, तो उसको अलग से बोनस पॉइंट मिल रहे होते हैं, मतलब अलग से पैसे मिल रहे होते हैं, सैलरी डबल हो जाती है. तो जो अमाउंट अनप्लेजेंट वर्क कंडीशन की वजह से मिल रहे हैं, वो भी क्या बनेगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा. ये किसने बताया मुझे, सेक्शन नंबर 2 ने बताया. फिर लिखा हुआ है एनी परक्यूसिट्स वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट. ऐसी परक्यूसिट्स जिसको आप भले कन्वर्ट कर सकते हो, भले आप उसको कन्वर्ट करो या ना करो किसके अंदर, मनी के अंदर, लेकिन वो किसके लिए हो, सिर्फ और सिर्फ आपके ही यूज के लिए गई हो, इसके अलावा किसी और काम में यूज नहीं हुई हो. लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेट से परक्यूसिट्स का मतलब ये होता है कि यार जानी ऐसा काम करो, तुम खर्चा कर लो अपने पास से, हम तुम्हें क्या कर देंगे, रिम्बर्समेंट कर देंगे. परक्यूसिट्स में क्या होती है, ज्यादातर रिम्बर्समेंट हो रही होती है. देन उसके बाद सी सेक्शन के सब सेक्शन सी क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एनी अलाउंसेस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय. एक सेकेंड. द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंसेस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग
cost of living, subsistence, rent, utility, education, entertainment, living allowance, but not include any allowances solely expended in the performance of the employee duty of employment. अच्छा भाई, इसमें क्या बोला इसने, यहाँ ये बोल रहा है कि यार परक्विजिट्स क्या होती है आपके पास, परक्विजिट्स आपके पास अमाउंट होगा, इसकी कोई लिमिट होगी, लाजमी सी बात है, आपको वो दे देंगे। और आपने लेट से कोई खर्चा कर दिया, आपने कोई इंश्योरेंस, आपने कोई हॉस्पिटल में आपका कोई एडमिट है, आपने उसके लिए बिल भरा, आपने बिल अभी खुद ने भर दिया, कंपनी की पॉलिसी में था तो उसने क्या कर दिया, आपको रिम्बर्स कर दिया, वो क्या कहलाएगा, परक्विजिट्स कहलाएगी। लेकिन अलाउंस क्या होता है, अलाउंस एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे मुझे लेट से जॉब में लगा, मैं मुझे लेट से मिल रहे हैं 10,000 रुपए एक रेंट के अलाउंस मिल रहा है, तो मीन्स वो अमाउंट क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, ना कि ऊपर नीचे होगा। परक्विजिट में क्या होगा, लेट से आप रेंट भर दो, आपके जो भी रेंट बन रहा है वो हमसे रिमर्स करवा लेना, मीन्स वो उसकी लिमिट नहीं होगी, वो एक अदर बेनिफिट वगैरह हो जाएगा। तो अलाउंस क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, और परक्विजिट में क्या होता है, एक लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी हम लोगों को। लेकिन अलाउंसेस तो अलाउंसेस, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो, आपकी जात के लिए हो रहा हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, सब्सिस्टेंस, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट वगैरह आपकी, आपके ऊपर खर्च हो रहा हो, तो क्या बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन लेट से आपको ऐसा अलाउंस मिल रहा है जो जो आप पे जो आप पे तो खर्च नहीं हो रहा, मीन्स आप अपने पे खर्च तो कर रहे हो, लेकिन अपनी वजह से नहीं कर रहे हो। लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई चौकीदार है कोई अगर, या कोई वार्ड बॉय वगैरह, तो उसको क्या मिल रहा होगा, उसको एक अलाउंस मिल रहा होगा अपने कपड़े साफ सुथरे रखने का। अब वो कपड़े साफ सुथरे रख तो अपने ही रहा है, लेकिन उसको क्या है, वो ऑफिस ड्यूटी के अंदर शामिल है कि आप कपड़े साफ सुथरे नहीं रखोगे, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे हम लोग। तो ऐसा कोई काम ना करो, ऐसे कोई काम की वजह से मिल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, तो वो अमाउंट आप सैलरी के अंदर ऐड नहीं करोगे। जैसे कि इसमें एक्सेप्शन दी हुई है कि अलाउंस, इसकी एक डेफिनेशन थी, वो जैसे वॉशिंग अलाउंस वगैरह मिल रहा होता है, लेट से किसको मिल रहा होगा, लेट से चौकीदार को मिल रहा होगा, आपके पास वार्ड बॉय को मिल रहा होगा, वो अलाउंस जिसका आपको बोल रहा है कि आप अपने कपड़े धुलवा के रखो, बिल्कुल साफ सुथरे करके आओ, अदरवाइज आपको घर में, आपको ऑफिस में घुसने नहीं देंगे हम लोग। तो वो जो अलाउंस हमें मिल रहा है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो हमारी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो अमाउंट हमारा सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारी जात पे नहीं हो रहा है। लेकिन लेट से आपको कोई रेंट के पैसे मिल रहे हैं, आपको यूटिलिटीज के पैसे मिल रहे हैं, बच्चों की फीस आपको कंपनी पे करके दे रही है, वो क्या बनेगा, सारा सैलरी का पार्ट बनेगा। आप अगर ट्रेवलिंग करने जा रहे हो कहीं पे, तो क्या बनेगा, वो भी क्या बनेगा, हमारा सैलरी का पार्ट बनेगा अपनी मर्जी से। लेट से फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो, आपने कंपनी का टारगेट रिसीव किया और अचीव किया, आपको कंपनी ने बोला कि यार ये 50,000 रुपये रखो, और 50,000 रख के आपको जहां घूमना चाहो आप घूम के आ सकते हो, तो आपने क्या करोगे, वो 50,000 रुपये आप लोग क्या करोगे, सैलरी का पार्ट बनाओगे। या अगर लेट से कंपनी बोलती है आप घूम के आ जाओ, पैसे हमसे रिम्बर्स करवा लेना, तो क्या हो गई, परक्विजिट्स हो गई। लेकिन अगर ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी भेजती है 50,000 रुपये लेके, कंपनी आपको बोलती है कि भाई बात सुनो, तुम्हें ऑफिस पर्पज के लिए जाना है, मतलब ऑफिस की कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, कहीं और आपको बाहर इस्लामाबाद वगैरह भेजे, लेट से किसी और सुबह में आपको इस्लामाबाद भेजा उसने, ठीक है, सुबह भी नहीं, तो इस्लामाबाद भेजा आपको उसने, इस्लामाबाद भेज के आप 50,000 रुपये दिए, अब लेट से वहां पे आपके रहते हैं कोई रिश्तेदार, आपने 50,000 में से लेट से 30,000 रुपये तो रेंट, कम रूम का रेंट था, आपने 30,000 रुपये क्या करे, अपने रेंट बचे आपके, तो आपकी जेब में गए, तो क्या टैक्स का पार्ट बनेगा वो, मतलब सैलरी का पार्ट बनेगा, आंसर इज नो। भाई वो तो आपने अपनी बचत की है ना, आपके रिश्तेदार रहते थे तो आपको बचत हो गई, अदरवाइज लेट से कोई नया बंदा जाता तो वहां पे उसके रिश्तेदार नहीं थे, तो वो क्या बनता, वो तो उसके लिए ऑफिस पर्पज के लिए काम आता, तो वो भी आप क्या करोगे, ऑफिस पर्पज के तौर पे रखोगे और उसको सैलरी का पार्ट नहीं बनाओगे। तो मीन्स 50,000 जो आपको मिल रहे हैं वो एक मीटिंग अटेंड करने के मिल रहे हैं, तो मीन्स आप किसके काम के लिए गए हो, ऑफिस के काम के लिए गए हो, तो वो जो अलाउंस मिल रहा है वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। डन है।